So every management has limited resources, both human and नॉन ह्यूमन. जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट्स है या फिर मटेरियल है, मशीन है, वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है. These resources are provided to project managers for completing the project with constraints of specified time. ये जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए हम क्या अलोकेट करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जो क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे विथ कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम. जो भी स्पेसिफाइड टाइम है, कोई भी इवेंट मैनेजमेंट है या फिर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसको स्पेसिफाइड टाइम में प्रोजेक्ट मैनेजर उसको कंप्लीट करेंगे. सो ईच मैनेजर हैज़ टास्क टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एज वेल एज विद इन टाइम. सो जो भी मैनेजर्स हैं उनका टास्क यही होगा कि जो भी प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करे और विद इन टाइम लिमिट करे. दिस लीड्स टू मैनेजर्स टू हैव गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच. और उसी की वजह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मैनेजर्स. नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स 3 parts. First is project planning, then project scheduling and project controlling. सबसे पहले प्रोजेक्ट का प्लान करना पड़ेगा, उसका शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन फेज में उसका कंट्रोलिंग करना पड़ेगा. द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज द 2 steps which must be performed before starting of the project, and project controlling starts as the execution of project is done. सबसे पहले जो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग जो है, वो जो दोनों स्टेप्स है वो जो भी प्रोजेक्ट है उसके स्टार्टिंग में परफॉर्म किए जाते हैं, और जब प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग है, थर्ड स्टेप, वो जब भी एग्जीक्यूशन होगा प्रोजेक्ट का, यानी कि जब एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा तभी प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग होगा, तभी हम प्रोजेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे पहला फेज़ क्या होगा, प्लानिंग करना है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, फिर उसके लिए उसका शेड्यूल बनाना है कि किस किस तरीके से करनी है, और बाद में जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा तब प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग करेंगे. Project planning involves identification of different tasks which are necessary to complete the project and identification of the resources required for completing those tasks. Project planning में क्या होगा, जो भी different task है which are necessary to complete the project, उनको आइडेंटिफाई करना होगा. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, उसको कंप्लीट करने के लिए कितने हमको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मैन, मशीन, मटेरियल. ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग दोज टास्क. और ये जो रिसोर्सेज है कौन से हैं, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी. इन सारे रिसोर्सेज को हमको मैनेज करना है, आइडेंटिफाई करना है फॉर द डिफरेंट टास्क एंड डिफरेंट पर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट. Project planning involves estimation of the time for each task. जो भी स्पेसिफिक टाइम है उसका एस्टिमेट करना पड़ेगा. जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है, तो वो हम प्रोजेक्ट प्लानिंग में एस्टिमेट करेंगे. प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में क्या करेंगे आगे, इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स द सीक्वेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट टास्क अलॉन्ग विथ गिवन टाइम फ्रेम. हम जो भी प्रोजेक्ट प्लान किया, ठीक है, प्रोजेक्ट के जो भी टास्क थे, ईच एंड एवरी टास्क, उसको अभी एक सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करना है इन द गिवन टाइम फ्रेम. मतलब कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा और कौन सा टास्क बाद में परफॉर्म होगा, वो हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में डिसाइड करेंगे. शेड्यूलिंग also involves the computation of resources required at particular time. शेड्यूलिंग जो है उसमें क्या है, कंप्यूटेशन भी होगा ऑफ द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड एट द पर्टिकुलर टाइम. जो भी पर्टिकुलर टाइम के लिए उसका
कंप्यूटेशन भी किया जाएगा, जो भी रिसोर्सेस है, यानी कि कितने रिसोर्स उस पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए होंगे, वो भी शेड्यूलिंग में आएगा. It also involves identification of the tasks which are critical and limited, which may affect the timeline of the project. और इसमें क्या होगा, आइडेंटिफाई करना है जो भी टास्क है उसको, विच आर क्रिटिकल एंड लिमिटेड, जो भी क्रिटिकल है या फिर लिमिटेड है उनको आइडेंटिफाई करना है, एंड विच में अफेक्ट द टाइम लाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, और जो टाइम लाइन है उसको अफेक्ट कर सकते हैं वैसे प्रोजेक्ट्स. So, and next is project controlling. Third stage starts once the above two important tasks are completed, which means the project planning and project scheduling. Project controlling starts, and controlling phase keeps an eye on scheduled time of completion of project and actual time of completion of project. In this controlling phase, our main objective is to keep an eye on schedule time. जो भी schedule time है उसी टाइम पे जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो, और जो एक्चुअल टाइम है वो भी schedule टाइम के अकॉर्डिंग ही चले. ठीक है. In other words, we can say that controlling phase finds the deviation in actual progress. यानी कि जो हमारा एक्चुअल प्लान है वो कितना लैग कर रहा है या तो फिर आगे है, ठीक है, लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है, वो हम जो डेविएशन है, जो भी शेड्यूल है उसके आसपास जो भी डेविएशन है वो हम प्लान करेंगे वो हम ऑब्जर्व करेंगे थ्रू कंट्रोलिंग फेज. To have effective project management, different tools are required to be implemented. अभी जो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमको करना है उसके लिए वेरियस टूल्स हमको चाहिए होंगे, तभी हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. अ नेटवर्क टेक्निक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ही नेटवर्क टेक्निक या नेटवर्क एनालिसिस इज़ वन ऑफ द most important and widely used tool for project management. A network is symbolic representation of essential characteristics of project. प्रोजेक्ट की जो भी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि मैन है, मटीरियल है, मशीन है एंड मनी, उनका ये जो भी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. उनको हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेट करेंगे, सर्कल है या फिर स्क्वायर है, ठीक है, और उसके अंदर 1 2 3 उसको नंबर देंगे, ठीक. और इन दिस वे हम एक नेटवर्क प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम इंडिकेट करेंगे थ्रू सिंबल और नंबर्स. A network is a symbolic representation of essential characteristics of project. प्रोजेक्ट की जो भी essential characteristics है उसका symbolic representation है. CPM and PERT are two most widely used techniques as network diagram. और यहाँ पे जो CPM and PERT है वो most widely used network एनालिसिस या फिर नेटवर्क टेक्निक्स में से यूज़ होती है. ठीक है, CPM एंड PERT, और यही दो मेथड्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन नेटवर्क एनालिसिस. सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. टर्म्स यूज्ड इन नेटवर्क एनालिसिस. सबसे पहला टर्म जो यूज़ होता है इन नेटवर्क एनालिसिस इज़ एक्टिविटी. और जो एक्टिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज़ फिजिकल आइडेंटिफाइबल पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट विच कंज्यूम्स टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. एक्टिविटी क्या है? इट इज़ फिजिकली आइडेंटिफाइबल पार्ट. फिजिकली आइडेंटिफाइबल पार्ट है प्रोजेक्ट का, और वो कंज्यूम करता है टाइम को
एज वेल एज रिसोर्सेज ऑफ द फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो टाइम भी कंज्यूम करेगा, एज वेल एज जो भी रिसोर्सेज है उसको भी वो कंज्यूम करेगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। जो भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरो। उसको एक एरो के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो भी टेल पार्ट होगा, द टेल पार्ट रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे ये जो टेल पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, और जो हेड पार्ट है रिप्रेजेंट्स द फिनिश ऑफ एक्टिविटी। जो ये हेड पार्ट है रिप्रेजेंट्स द फिनिश ऑफ एक्टिविटी। दिस एरो शुड बी केप्ट स्ट्रेट। और जो ये एक्टिविटी का एरो है उसको हम को स्ट्रेट रखना है, शुड बी केप्ट स्ट्रेट। एंड ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन सिंगल एरो। और जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी को एक ही सिंगल एरो से डिस्क्राइब करना है। इफ़ एन एक्टिविटी इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, ईच सेगमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट एरो। और अगर वो सब डिवाइड होती है फर्दर सेगमेंट्स में तो उसको सेपरेट एरो से ही डिफाइन करना है। और जो भी एक्टिविटी है उसको हम एरो के फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक्टिविटी को एरो के फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है। और जो भी एरो है उसमें ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारा फिनिश। हेड जो है वो फिनिश इंडिकेट करेगा और एक्टिविटी के एरो के ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब कौन सी एक्टिविटी या फिर कोई भी टाइप का डिस्क्रिप्शन, मतलब कौन सी एक्टिविटी हो रही है वो डिस्क्रिप्शन अबो लिखा जाएगा। और बिलो जो लिखा जाएगा वो होगा टाइम फॉर द एक्टिविटी। इन दिस वे वी रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी। सेकंड टर्म इज इवेंट। जो भी इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिगिनिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी। यानी कि जो भी हमारी एक्टिविटी यानी कि एरो है उसका जो भी बिगिनिंग पॉइंट है, मतलब ये बिगिनिंग पॉइंट है और ये फिनिश पॉइंट है, तो इन दोनों का जो भी रिप्रेजेंटेशन है दैट इज आवर इवेंट। इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बिगिनिंग और end of the activity. Event does not consume time। और जो इवेंट है वो टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। टाइम क्या कंज्यूम करेगा? जो भी हमारी एक्टिविटी है वो टाइम कंज्यूम करेगी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल नोड ऑफ एन एक्टिविटी। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये एक सर्कल नोड में रिप्रेजेंट की जाएगी। ये सर्कल नोड है उसके फॉर्म में। और जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज ith इवेंट, इसको आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो भी फिनिशिंग इवेंट है वो सपोज है j इवेंट। सो इसको हम कहेंगे टेल इवेंट और इसको कहेंगे हेड इवेंट। जो सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगी, आई जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट वाली होगी, ठीक है, और जो जे है वो है फिनिशिंग पॉइंट की एक्टिविटी, सॉरी इवेंट, फिनिशिंग पॉइंट के लिए इवेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज पाथ। पाथ क्या है? an unbroken chain of activity arrows connecting the initial event of some other event is called a path। जो भी अनब्रोकन चेन है ऑफ एक्टिविटी एरोस
connecting the initial event of some other event is called as path. मतलब जो भी अनब्रोकन चेन है ऑफ एक्टिविटी एरोज कनेक्टिंग इनिशियल इवेंट, जो भी पहले की इवेंट्स है उसको हम अनब्रोकन चेन से कनेक्ट करेंगे टू सम अदर इवेंट इज कॉल्ड पाथ. मतलब नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है, जो भी एक्टिविटीज़ एरोज है, सपोज 1 2, फिर उसके बाद अदर है, फिर ये है, और जो ये अनब्रोकन चेन है उसको हम कहेंगे पाथ फॉर द network analysis. Fourth is network diagram. What is network diagram? It is graphical representation of logically and sequentially connected arrows and nodes representing activities and events of the project. ये जो है, ये जो भी पाथ है, इवेंट है, एक्टिविटी, इन सबको कंबाइन करके जो भी हम लॉजिकली एंड सिक्वेंशियली कनेक्टेड एरोज इंडिकेट करेंगे ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क डायग्राम. फिफ्थ इज प्रीडेसेसर एक्टिविटी. इन कंस्ट्रक्टेड नेटवर्क डायग्राम, the activity which is required to be completed before starting a particular activity is called as predecessor activity. Suppose let us take one example, जैसे कि ये एक शीट मेटल है और उसका सबसे पहला जो ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाना है वो सपोज है उसका बेंडिंग ऑपरेशन, और उसके बाद पंचिंग ऑपरेशन है. तो जो भी बेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद ही अगली एक्टिविटी स्टार्ट की जाएगी. सबसे पहले बेंडिंग करना है, सपोज़ हमने डिसाइड किया है, उसके बाद सेकंड उसमें पंचिंग करना है. तो ये जो एक्टिविटी है, जो पहली एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे. तो ये जो पहली एक्टिविटी है उसको कहेंगे प्रीडेसेसर एक्टिविटी, दैट इज़ कॉल्ड एज, पहले की जो एक्टिविटी है उसको हम प्रीडेसेसर एक्टिविटी कहेंगे. एंड सेकंड इज सक्सेसर एक्टिविटी, दैट इज इन कंस्ट्रक्टेड नेटवर्क डायग्राम द एक्टिविटी विच मस्ट फॉलो एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड एज सक्सेसर एक्टिविटी. मतलब उस एक्टिविटी के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी आनी चाहिए उसे हम कहेंगे सक्सेसर एक्टिविटी. मतलब ये जो बेंडिंग ऑपरेशन था, फिर होल हमने यहाँ पे किया, उसके बाद सपोज़ जो एक्टिविटी आनी चाहिए, ठीक है, या फिर फर्दर जो है वो अगर फिनिशिंग एक्टिविटी है या फिर अनदर इसको बेंडिंग करना हो, वो एक्टिविटी है बेंडिंग की, तो वो एक्टिविटी क्या होगी, सक्सेसर एक्टिविटी. एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद जो उसके बाद जो आने वाली है, जो पहले की एक्टिविटी है, उसको हम कहेंगे प्रीडेसेसर एक्टिविटी, और ये जो है एक्टिविटी के बाद की एक्टिविटी उसको हम कहेंगे सक्सेसर एक्टिविटी. एंड अगली जो एक्टिविटी है दैट इज डमी एक्टिविटी. an activity which only shows dependency of one activity on other but does not consume any resources is called as dummy activity. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, या फिर जो भी है मटेरियल, उसमें जो रिसोर्सेज जो है वो डमी एक्टिविटी क्या करेगी, वो रिसोर्सेज कोई भी कंज्यूम नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन वो डिपेंडेंट है. एन एक्टिविटी विच ओनली शोज डिपेंडेंसी ऑफ वन एक्टिविटी ओवर अदर. ऐसा पॉसिबल होगा जैसे कि सपोज ये हमारी ए एक्टिविटी है और उसमें से यहाँ पे सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, लेकिन जो ये सी है यहाँ पे ये जो बी एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ये जो पार्ट हमारा बनेगा, उसके बाद जो बी के बाद हमें सी एक्टिविटी भी उसके साथ कनेक्ट करने के लिए डमी एक्टिविटी को हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे. यहाँ पे डी दैट इज कॉल्ड एज डमी एक्टिविटी.
अभी इसका एक यहाँ पे जो भी ए हो और बी है जो है, यहाँ पे इन दोनों में जो ये डी है, यहाँ पे ये कोई रिसोर्सेस नहीं कंज्यूम करेंगे, लेकिन ये ए बी कंबाइन होके ही जो सी पार्ट है वो बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे सपोज़ ई पार्ट मिलेगा। तो जो ये एक्टिविटी है ये एक दूसरे पे ऊपर डिपेंडेंट है, पर यहाँ पे ये जो डी है वो कोई रिसोर्सेस कंज्यूम नहीं करेगा। डमी एक्टिविटी आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड एरोज, और इसको हम डॉटेड एरोज से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड आर शोन इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश करेक्ट प्रोसीजर रिलेशनशिप। डमी एक्टिविटी इज an important activity when there is dependency of starting of one particular activity is on more than one activity। यहाँ पे जो मैंने इंडिकेट, फॉर एग्जाम्पल इफ द एक्टिविटी सी कैन ओनली बी स्टार्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए एंड बी, यानी कि ये जो सी एक्टिविटी है वो तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं जब ए और बी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे डिपेंडेंसी शो करने के लिए डमी एक्टिविटी यूज़ होगी। ऑल्सो एक्टिविटी ई डिपेंड्स ओनली ऑन व्हेन द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी बी, और जो ई है वो डिपेंड करती है कि बी एक्टिविटी कंप्लीट होगी उसके बाद ई एक्टिविटी स्टार्ट होगी। सो एट दैट टाइम इट इज़ नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस डमी एक्टिविटी। नेक्स्ट इज looping activities. So here sometimes in network diagram due to errors loop of different activity is formed। जैसे कि सपोज ये एक एक्टिविटी है 2 नंबर, उसमें से सपोज 3 नंबर एक्टिविटी उसके बाद परफॉर्म होगी, उसके बाद 4th नंबर एक्टिविटी परफॉर्म होती है, फिर 5th नंबर परफॉर्म होती है, और उसके बाद अगेन 3rd नंबर की एक्टिविटी परफॉर्म होती है। इनिशियली सपोज़ ये यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लूप फॉर्म हुई, ठीक है, जो रिपीटेड साइकिल में। सो इसे हम कहेंगे लूपिंग ऑफ एक्टिविटी। सो दिस इज़ एक्चुअली मिस्टेक ऑफ कंसिडरिंग एक्टिविटी एट अ टाइम ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के टाइम में अगर कोई मिस्टेक हुई है सो उसी की वजह से दिस कैन टाइप ऑफ लूपिंग कैन अकर, एंड दिस काइंड ऑफ लूप मस्ट बी अवॉइडेड इन द नेटवर्क डायग्राम। और ये जो लूप्स है वो हम प्लानिंग में अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, और इनको हमको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट definition here term is dangling। It is also an error formed due to mistake in project planning। अगर project planning में mistake create होगी तो उसकी वजह से dangling create होगी। In this kind of error any activity may be disconnected before completion of all activity। all activities के completion के पहले ही जो भी activity है वो डिसकनेक्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ए एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, ए में से यहाँ पे सपोज़ बी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, और जो ए के बाद साथ में साथ सी एक्टिविटी भी परफॉर्म हो रही है, और सी के बाद डी एक्टिविटी भी परफॉर्म हो रही है, और यहाँ पे जो एक्टिविटी है यहाँ पे एक डिसकनेक्टेड एक्टिविटी रह जाती है, ठीक है। एनी एक्टिविटी मे बी डिसकनेक्टेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। जो भी यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ है इनके कंप्लीशन के पहले ये वाली एक्टिविटी है वो डिसकनेक्टेड रह गई, इसका कोई कनेक्शन यहाँ पे बनता नहीं है सी के साथ, ठीक है। सो उसे हम कहेंगे डैंगलिंग, और ये भी एक टाइप की एरर है और जिसे हमको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक। सो this is about the terms used in network analysis। So this is the end of today's lecture। Thank you very much for listening।